मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या चीज करनी है। सबसे पहले तो इस चीज को याद रखो कि आपकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। टेक 20 सेकंड का पॉज एंड थिंक ओवर इट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं और बीच में हमें रियलाइज होता है कि यार मुझे तो ये पूरा ठीक से नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर सकता था। अगर आपने ए किया है, बी किया है, तो आप वहां पे सी वाले क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ो। वहीं पे लोग जब 10th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे, किस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंटेशन था यार, बहुत अच्छे से हम लोग पेपर को लिखते थे, बहुत अच्छा पेपर वर्क हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं यार, कहाँ वो यूज एंड थ्रो के 3 रुपए 4 रुपए के पेन लेके जाते हो और वो पेन से आप पेपर। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों यार कैसे हो सब लोग? बहुत दिनों के बाद मैं एक नॉन टीचिंग वाला वीडियो लेके आया हूं, लेकिन आप टॉपिक देख सकते हो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके यूनिवर्सिटी के जो थ्योरी पेपर्स है वो किस तरीके से लिखने। अब बोलोगे सर लिखते तो हम सब लोग हैं भाई साहब, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नुस्खे हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप आपके पेपर्स लिखने जाओगे। दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेकंड चीज ये है कि वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस टॉपिक पे यूजुअली कोई बात नहीं करता। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। चलो एक एक पॉइंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सर हम लोगों ने कौन से क्वेश्चंस किस सीक्वेंस से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने। तो मैं आपको ना एक सिनेरियो बता देता हूं, जस्ट आपके दिमाग में रखिएगा और आप मुझे कुछ भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा पेपर है आपका जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 को औरिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 को औरिंग क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 को औरिंग क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यूजुअली जो जनता क्या करती है मैं बताता हूं। जनता क्या करती है भाई, पहले अपन सिक्वेंशियली जाएंगे, क्वेश्चन 1 या फिर क्वेश्चन 2 में से देखते कि यार कौन सा मुझे ठीक ठाक सा आ रहा है, किसके सवाल मैं अच्छे से लिख सकता हूं, तो ये जो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं। अब बोलोगे सर इसमें क्या गलत है, मैं आपको बताता हूं इसमें आपको क्या चीज करनी है। सबसे पहले तो इस चीज को याद रखो कि आपकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जिस हिसाब से जाओगे आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करनी है। इसका मतलब कभी कभी जैसे ये एक आध यूनिट पे, ये किसी दूसरे यूनिट पे, ये किसी तीसरे यूनिट पे, तो सबसे पहले तो आप खुद को रिकॉग्नाइज करो कि आप कौन से यूनिट में स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाला जो यूनिट है उसमें स्ट्रांग हूं, तो भाई साहब आप किसी सेकेंड थॉट को बिना दिमाग में लाते हुए आप क्लियरली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पहले लिख सकते हो। इसका मतलब है अब क्वेश्चन 3 या 4 में से किसी एक को चुनो। अब उसमें भी टेक 20 सेकंड का पॉज एंड थिंक ओवर इट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं और बीच में हमें रियलाइज होता है कि यार मुझे तो ये पूरा ठीक से नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर सकता था। तो ये जो आपका गिल्ट है ये आपको नहीं आना चाहिए, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए, टेक 20 सेकंड का पॉज, थिंक ओवर इट कि भाई साहब मैं कौन सा वाला सवाल इसमें जो औरिंग है वो बेटर कर सकता हूं। तो अब देखो शॉर्ट करके अगर आपने दिमाग में लगाया कि सर मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो देखो अब आपने इस पूरे पेपर में से क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले चुना क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 3 चीजें दिखाई देती है एज यू नो। फॉर एग्जांपल ए है, बी है और सी है। तो इसमें आपको एक और गड़बड़ी बच्चे जो करते, बच्चों को समझ में नहीं आती, वो ये है कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 का सपोज आपने ए कर लिया, राइट, उसके बाद आपने बी भी कर लिया और जब आप सी करने के लिए आए तब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये जो सी वाला है ना आंसर आ सकता है लेकिन बहुत बड़ा है। तो मैं काम करता हूं सी वाला जो सवाल है वो एंड में करता हूं। तो यहां पे आपकी सोच सही है लेकिन आप जिस तरीके से उसको अब एग्जीक्यूट करोगे वो गलत है। मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने ए किया है, बी किया है, तो आप वहां पे सी वाले क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ो वहीं पे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 करके, क्वेश्चन नंबर 6 करके वापस अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सी करने जाओगे ना, तब हो सकता है कि जो पेपर आपका चेक कर रहा है वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मिस आउट करे या फिर कहीं किसी और क्वेश्चन में उसके मार्क्स आपके डाले जो कि आपका शायद ऑप्शन में जाए। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई क्वेश्चन हाथ में लिया है उसको पूरा खत्म करो। अब बोलोगे सर जी
अगर मैंने ए किया, बी किया और पेपर खत्म होने के बाद भी मैं अगर सी नहीं कर पाया तो मैं क्या करूं? भाई साहब आपने सी को जगह छोड़ी थी, तो आप लास्ट के 2 मिनट में जहां पे सी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तो वहां पे आप ऐसे कट और कट एक 2 लाइंस क्रॉस कर सकते हो। 2 लाइंस क्रॉस करके आप बोल सकते हो, नीचे लिख सकते हो PTO। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको समझ में आया। इसीलिए इस पूरे सेक्शन का डिस्कशन जो आता है वो आता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है और आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ये था आपका पहला और दूसरा डाउट कि भाई साहब ये किस तरीके से जाना चाहिए। अब मैं आपको तीसरे डाउट के बारे में बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेपर्स फोटोकॉपी जब मैंने देखी तो उनके सप्लीमेंट्स चेक नहीं किए गए थे। अब बोलोगे सर ये तो फिर यूनिवर्सिटी की गलती हो सकती है। भाई हो ना हो, आपका काम क्या बनता है मैं बताता हूं। इस केस में अगर आपने सप्लीमेंट लगाई है तो इट इज योर ड्यूटी, आपका कोई क्वेश्चन पेज खत्म होने के बाद आप आगे उनको लेके जाना है तो आपको PTO एकदम नीचे लिखना जरूरी है। इसका मतलब है आप टीचर को बोलो कि भाई आप नेक्स्ट पेज पे जाओ, नहीं तो उसको लगेगा कि पेपर आपका वहीं पे खत्म हुआ है और आपको आपने लिखे हुए सवाल के जवाब के मार्क्स भी नहीं मिल जाएंगे इस केस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ रफ वर्क करते हैं हम लोग, सब लोग करते हैं यार रफ वर्क भी। तो जब आप रफ वर्क करते हो ना तब आपने एक कोई पेज डेडिकेट करना है और ऊपर टाइटल में लिखना है रफ वर्क। और वो रफ वर्क आप जब करोगे तब आपने वहीं पे वो चीज करनी है, कहीं और उसको नहीं करना। अब रफ वर्क की बात हुई, आपको आगे टर्न करना है, ये वाली बात हो गई। ये 2 बातों के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे यहां पे गलती करते वो ये कि भाई साहब जब आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो ना तो क्वेश्चन नंबर अगर आपको 7 लिखना है तो राइट इट क्लियरली। तो वो क्लियरली 7 दिखना चाहिए कि भाई कभी कभी 7 का 1 दिखता है, कभी कभी 7 का कुछ अजीब दिखता है, आप 4 करते हो। तो ये चीजें आपको गलत बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये भी हो गया। सर और क्या बताना चाहते हो? एक और चीज आपने लिखा, राइट? अब आपका यहां पे कुछ गलत हुआ और आपको और नीचे लिखना है। तो ये जो आपका गलत हुआ है वहां पे आप क्या करोगे? जो गलत हुआ है आपका आपके आंसर के बीच में ही आप उसको एकदम एकदम एब्रप्टली ऐसे ऐसे मत करो कि नहीं नहीं मेरा ये गलत गया है। आप क्या कर सकते हो? पेंसिल से वहां पे क्लियरली ऐसे क्रॉस मार्क कर सकते हो सो दैट वो ज्यादा खराब ना दिखे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल हो। इसी बात को आगे लेके जाता हूं और एक चीज और बताता हूं। देखो हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे, किस तरीके से हम लोगों का प्रेजेंटेशन था यार। बहुत अच्छे से हम लोग पेपर को लिखते थे, बहुत अच्छा पेपर वर्क हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों ने अच्छे से लिखना बंद कर दिया है और वही चीज जो है वो हमें प्रॉब्लम दे रही है। मैं तो भाई हमेशा कहता हूं, जैसे मैं अब मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पूरा सवाल लिखने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होता है उसको हमेशा बॉक्स करो। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर को आपको कहां पे अट्रैक्ट कराना है। आपके पूरे पेज को वो देखते बैठेगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और वो आपको कम मार्क्स देगा। इससे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके से पेपर लिखो, हाईलाइटेड पॉइंट्स जिसको सिंगल अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, करो। जहां पे फाइनल आंसर है उसको क्लियरली बॉक्स करो सो दैट आप उसको उस पेज को देखने के बाद उसे पता होना चाहिए कि हाँ ये करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है बॉक्स करेक्ट। तो वो आगे बढ़ पाए और जितना आप उनको कंफर्ट दोगे ना उतना ही आपका फायदा होगा। ये छोटी सी चीज भी आप प्लीज अच्छे से समझ लेना। अब अलोंग विद दिस एक और फाइनल चीज है जो कि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं वो ये है कि भाई साहब यार आप जब पेपर लिख रहे हो तो पेन कौन सा यूज कर रहे हो उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा आपको। यार कहां वो यूज एंड थ्रो के 3 रुपए 4 रुपए के पेन लेके जाते हो और वो पेन से आप पेपर लिखते हो। यानी कि मेरा तो क्लियर मानना है बॉल पेन यूज मत करो, इधर गो फॉर इंक पेन या फिर आप लोग जेल पेन के लिए जा सकते। कॉलेज की यूटीज होती है, कॉलेज की प्रीलिम्स होती है या फिर आप कभी कभी कुछ मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके लिए राइटिंग वर्क करते हो तो बेस्ट ऑप्शन करो 3-4 आप जेल पेन लेके आओ और हर एक पेन आपको रफ वर्क के लिए उसी को यूज करना है। लेकिन कितना यूज करना है पता है? हर एक पेन जो आप लोगे उसका 20% यूसेज आपका होना चाहिए ताकि वो पेन क्लियरली हाथ में बैठे और जो आप लिख पाओ ना वो आपका ज्यादा स्मूथ हो। आपको पता है 2 घंटे 2.5 घंटे जब पेपर के लिए होते तो
एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट के 5 मिनट रहते हैं तब हमें रियलाइज होता है बहुत सारे सवाल लिखने बाकी। इसका मतलब हम लोगों का स्कीम आपका स्पीड जो है वो कम पड़ रहा है। आपका स्पीड अगर कम पड़ रहा है तो उसके लिए वन ऑफ द रीजन होता है कि आप रैंडमली कोई भी पेन उठाते हो और वहां पे जाके लिखते हो। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया 20-20-20-20% आपके 4 पेन्स को यूटिलाइज करो एग्जाम्स के पहले ही, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आप उनमें से कोई भी पेन को पिक कर सकते हो और उसको यूज करके आप अच्छे से और एकदम फटाफट से चीजें लिख सकते हो। देखो जितना मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है, मैंने आपको सारी चीजें बताई। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर जरूर करना। आई एम श्योर आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई के लिए लग चुके हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जैसे जैसे आगे टाइम टेबल आता है या फिर कुछ भी अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, वो आप तक पहुंचाने का काम जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।